गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज 30 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और इस 30 दिन में कितनी परेशानी का सामना किया है कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। और आज देखते हैं कि लॉकडाउन में घर के बाहर की क्या स्थिति है। चलिए आगे की बात रास्ते में चलते चलते करेंगे। हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। 2 दिन से बहुत बारिश थी, आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज धूप निकल रही है। अभी भी लोग घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये मैंने टाटा सफारी जो है मार्च में ली थी और जैसे ही मार्च में ली थी तभी लॉकडाउन लग गया और उसके बाद मुझे और भैया दोनों को कोविड हो गया था। और आज मैं नहीं चाह रहा था कि भैया ऑफिस जाएं, लेकिन वो बोले कि 30 दिन से मैं बहुत बोर हो गया हूं तो मैं भी चलूँगा। अभी भी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन आज मैं भी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा था। लेकिन एक दो फ्रेंड है, उसकी मदर की तबीयत ख़राब है तो उसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाना है, इसीलिए मैं भी घर से बाहर निकल रहा हूँ। और मैं भी सबको सजेस्ट करूँगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक कोई घर से बाहर भी ना निकले, कम से कम 10 डेज़ तो बिल्कुल ना निकले। बहुत कम लोग ही निकल रहे हैं। और हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये सफारी ली थी तो अभी तक मैं तो इसको ड्राइव भी नहीं कर पाया हूँ सही से। अभी आगे मेन हाईवे पर निकल कर देखते हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल है। बाबा रामदेव के स्टोर पर रुके थे और बाबा रामदेव के स्टोर से अभी मैंने ये चंद्र प्रभावती टैबलेट्स लिए हैं और ग्लोएवटी। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को कोविड हुआ है तो ये चंद्र प्रभावती ज़रूर ले। इससे क्या होता है, ये किडनी को क्लीन करती है और जो यूरिन वगैरह अगर कम आता है तो अगर आप इसको सुबह शाम 2 गोली दूध से लेंगे तो ये आपकी किडनी क्लीन होगी और आपको यूरिन अच्छे तरीके से पास होगा। और ग्लोएवटी तो सभी को लेनी चाहिए, बच्चों को भी डेली देनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ से निकले हैं बाहर, अब हाईवे पर ही पहुँचने वाले हैं। बाहर बहुत ही कम लोग हैं, कोई बाहर दिखाई दे नहीं रहा है। आज मौसम बहुत क्लीन है, बहुत अच्छी धूप निकली है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है आज। हाईवे पर आकर अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर है। पूरा ट्रैफिक चल रहा है।
मॉर्निंग में फ़ोन आया कि उनकी मदर की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। उनको कुछ टाइम पहले फ़ीवर आया था, तो वो फ़ीवर रिपीट हो गया है। तो डॉक्टर ने उनसे बोला है कि आप सिलेंडर का अरेंजमेंट रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का, ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं 30 दिन के बाद घर से निकला हूँ। तो बस अभी हम ऑक्सीजन सिलेंडर अपना गाड़ी में डालकर अभी उनको देने जाएंगे। अभी भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी भी यहाँ पर सिटी में, और अब तो कह सकते हैं कि गाँवों में हालत काफ़ी ख़राब है। अब न्यूज़ चैनल्स वगैरह दिखा रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट है, अब पहले से केसेस कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ा है। लेकिन हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो सिचुएशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को बेड अवेलेबल नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं इन 30 दिन में। अगर कोई भी किसी के साथ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत मन परेशान हो जाता है। कुछ ना कुछ रोज़ सुनने को मिलता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उसके साथ वो प्रॉब्लम हो गई। और इस 30 दिन में हम लोगों ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और पिछले महीने की 14 अप्रैल को हम लोगों को कोविड डिटेक्ट हुआ। एक्चुअली भैया किसी साइट पर मेरठ गए थे, तो मेरठ से जब लौटे तो इनको इवनिंग में फ़ीवर आ गया। इवनिंग में फ़ीवर आया तो हमें लगा कि ये एक नॉर्मल वायरल होगा, तो हम लोगों ने इसको बहुत लाइटली लिया कि नॉर्मल वायरल है तो ये मेडिसिन लेके ठीक हो जाएगा। हुआ भी ऐसा कि जिस दिन फ़ीवर आया तो भैया को पैरासीटामोल दी नाइट में, और पैरासीटामोल देने के बाद नाइट में फ़ीवर ठीक हो गया। फिर क्या है, मॉर्निंग में दोबारा से फ़ीवर आया, तो फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इसको मतलब लाइट लिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, 4 दिन के बाद भैया की थोड़ी फ़ीवर था, तो फिर मैंने सोचा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनके साथ इनके रूम में सोने लगा, भैया के साथ ही जो है कि रात में अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूँगा। तो फिर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद भैया की थोड़ी तबीयत बिगड़ी। इनको कुछ टाइम से पहले हल्की सी खांसी थी, तो हमें लगा कि खांसी तो इनको शुरू से पहले से थी। तो 3 दिन के बाद फिर जब इनको लगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, तो बोले कि कोई नियर बाई डॉक्टर हो तो उससे कंसल्ट ले लेते हैं। तो हम लोग इवनिंग में डॉक्टर के पास पहुँचे करीब 6 o'clock। तो उस समय इनकी थोड़ी सी तबीयत थी, इनको सांस लेने में हल्की सी प्रॉब्लम फील हो रही थी। तो थोड़ी देर के बाद जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर से जब कंसल्ट हुआ तो डॉक्टर ने भैया को चेक किया, और जब चेक किया तो उस समय उसने ये बोला कि जितना जल्दी हो सके आप इनके लिए आईसीयू का अरेंजमेंट करिए, इनको इमीडिएट आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, इनकी सीरियस मतलब कंडीशन हो गई है। जब उस डॉक्टर ने ये सब चीज़ बोली तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, उस समय ऐसा हुआ कि मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई, मेरे पास वर्ड नहीं है वो चीज़ बोलने के लिए, मैं इतना परेशान हो गया। तो फिर उसी टाइम फिर मैं घर पहुंचा इनको लेकर, उसने मेडिसिन दी, तो उसकी मेडिसिन डॉक्टर की हमने ली नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको मुझे एडमिट करना है कैसे भी करके। उस डॉक्टर से हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप डॉक्टर हैं तो आपकी कोई मतलब किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। तो डॉक्टर ये बोले कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मॉर्निंग से 4 लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मुझे गाजियाबाद में कोई हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है उन लोगों के लिए। मैं ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो फिर हुआ ये कि मैंने घर पहुंचकर, उस समय क्या कंडीशन हुई थी, तो जब 4 दिन हो गए तो मुझे भी फीवर आ गया था और मेरी वाइफ को भी फीवर आ गया था। तो फिर मुझे सिचुएशन समझ में आई कि अगर ये सिचुएशन है तो हो सकता है कि हमको भी कहीं कोविड ना हो, और हुआ भी ऐसे ही। तो इवनिंग में मैं भैया को और वाइफ को लेकर कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पहुंचा। तो मैंने वहाँ पर जाके डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर बोला कि हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ पर। तो मुझे सुन के और टेंशन हो गया कि यार अब क्या करूँ मैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम नोएडा सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मैं रात को करीब 9:30 बजे कैलाश हॉस्पिटल पहुँचा, भैया और वाइफ को और खुद। तो वहाँ पर जाके हमने सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन कराया तो उसमें हम तीनों लोग ही कोविड पॉजिटिव निकले।
और उस समय भी मेरे को करीब फीवर था 102 के आसपास। और जब भैया वहाँ पहुँचे, भैया की तबीयत और ख़राब होने लगी थी। तो जब हमने वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने बोला कि आपको और आपकी वाइफ को तो माइल्ड कोविड है, लेकिन इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इनको इमीडिएट एडमिट करना पड़ेगा। तो जब मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहब फिर इनको एडमिट करिए, बोले कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास बेड ही नहीं है। मैंने कि आप तबीयत भी ख़राब बता रहे हो और इनको एडमिट भी नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पे कंडीशन ये थी कि वहाँ पर लोग नीचे लेटे हुए थे और उनको लोग वहीं से ट्रीट कर रहे थे, और मतलब कुछ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर इस तरीके की जो है। तो उस डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी कि आप एक काम करो कि आप फिर भी 1-2 दिन और मेडिसिन खा लो, भैया के लिए बोला, और 2 दिन के बाद आप दोबारा से एक बार मुझसे कंसल्ट कर लेना। फ़ोन नंबर उन्होंने दिया, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, बहुत परेशान रहा मैं रात भर। बस इतना ये हुआ कि मेडिसिन खा के इनको थोड़ा आराम मिल गया। अब जब इनको आराम मिल गया तो रात को मैं चेक करता रहा, ठीक है चलो। फिर मॉर्निंग में भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो एक मेरा फ्रेंड एडमिट था, तो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो भी कोविड से मतलब रिकवर हो रहा था। तो उस दिन उसका बेड खाली होना था 12 o'clock। तो उसकी वाइफ से बात हुई तो उसने कहा कि भैया ये 12 बजे करीब डिस्चार्ज होंगे, तो आपको इनका बेड मिल जाएगा। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था 12 बजे तक वेट करने का। तो मेरा एक फ्रेंड है विनीत चौधरी, वो PCS ऑफिसर है गाजियाबाद में ही। उसने मेरी इतनी हेल्प की, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है। मैंने उसको फ़ोन किया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी, समझाया कि यार परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, सॉल्यूशन निकालते हैं इस चीज़ का। तो उसने काफ़ी जगह कॉल किया, फिर उसने एक हॉस्पिटल वैशाली में उसने अरेंजमेंट किया, बोला कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है और तुम भैया को लेके इमीडिएट वहाँ पहुँचो। और तो फिर मैं इमीडिएट भैया को लेकर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, तो उन्होंने भैया को एडमिट किया। तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी हमारे यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है और अभी ICU खाली नहीं है, लेकिन मैं ट्रीटमेंट चालू करा दे रहा हूँ। तो जब हमने भैया को उन्होंने ICU में एडमिट कर लिया, मैं भी भैया के साथ ICU में चला गया। तो उन्होंने क्या है कि बेड, वास्तव में ही बेड खाली नहीं था ICU में कोई, तो भैया उन्होंने भैया को एक चेयर दे दी। उस चेयर पर भैया बैठे रहे, तो उन्होंने चेयर पर बैठे बैठे इनको कुछ ट्रीटमेंट देने चालू किए, ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक किया। तो मुझे फिर भी बहुत टेंशन था कि यार अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फिर मेरी बात हुई डॉक्टर से, बोले कि अभी एक पेशेंट को हम ICU से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी इनको एडमिट करेंगे। तो जब उसको पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया तो फिर भैया को एडमिट कर लिया उन्होंने। तो फिर ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करने के फिर इवनिंग टाइम में उन्होंने भैया को रूम में शिफ्ट कर दिया। तो अब रूम में शिफ्ट किया तो फिर मैं फिर घर वापस आ गया। भैया एडमिट हो गए थे, थोड़ा सा टेंशन कम हुआ। कि एडमिट होने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर क्या हुआ कि जब भैया एडमिट हो गए तो भैया की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन मेरी और वाइफ की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। तो हम लोग मेडिसिन लेते रहे। अगर स्टार्टिंग में अगर आपको फीवर आ रहा है, आप स्टार्टिंग में ही मेडिसिन ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर थोड़ी सी हमारी तबीयत कुछ दिन ख़राब रही, फिर हमने मेडिसिन लेनी चालू की, फिर हम लोग भी धीरे धीरे रिकवर होने लगे। तो फिर क्या है कि 4 दिन के बाद भैया की हॉस्पिटल से भैया डिस्चार्ज हो गए और 20 तारीख को फिर वो घर आ गए। तो हम लोग भी लगभग 90% रिकवर हो चुके थे। तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही क्या हुआ कि जब हम बीमार हो गए थे, तो जो हमारा छोटा वाला भाई है धीरज, वो पड़ोस में ही रहता है, मतलब उसका घर बिल्कुल बगल में ही घर है। तो अब पेरेंट्स भी अधिकतर, वो अकेला रहता है तो पेरेंट्स भी अक्सर उसके साथ ही रहते हैं, कभी हमारे पास आ जाते हैं, कभी उसके पास, लेकिन मोस्टली टाइम उसी के साथ रहते हैं। तो जब हम लोग थोड़े से ठीक, जब हम सभी लोग बीमार थे, तो सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी मेडिसिन वगैरह वो छोटा वाला भाई ही अरेंज कर रहा था, और उसने हमें कहीं निकलने नहीं दिया ऐसे पीरियड में। तो हमें लगा कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो हम सब जब बीमार थे तो सारे मेडिसिन से लेकर घर की सारी ज़रूरतें, सारी चीज़ें वही अरेंज कर रहा था।
तो जब हम सब लोग रिकवर हो गए तो करीब 2 दिन के बाद ही छोटे वाले भाई धीरज को भी फीवर आ गया। तो फीवर आ गया तो उसको भी फिर हम लोग समझ गए थे कि किसी न किसी उसका असर है, तो हमने इसको कोविड का ट्रीटमेंट उसका फर्स्ट डे से ही चालू करा दिया। फिर सेकंड डे उसकी वाइफ को भी फीवर आ गया, तो फिर हमने उसका भी ट्रीटमेंट चालू कराया। लेकिन जब उन दोनों को फीवर आया तो मेरा टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरा टेंशन इसलिए ज़्यादा बढ़ गया कि पेरेंट्स एजिएट हैं, डैडी 72 ईयर्स ओल्ड है, मदर 68 ईयर्स ओल्ड है। तो मुझे भाई का भी टेंशन था, लेकिन उनसे ज़्यादा पेरेंट्स का हो गया, क्योंकि भाई यंग है तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ कि इन दोनों को फीवर आया तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को भी फीवर आ जाए। क्या हुआ फिर, तो हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन के बाद जब ब्रदर और उसकी वाइफ को फीवर रहा 2-3 दिन, मेडिसिन ली, तो फिर उनका फीवर ठीक हो गया। वो ठीक होने लगे, उन्होंने कोविड का कोर्स किया 5 डेज़ का। लेकिन आफ्टर 5 to 6 डेज डैडी को फीवर आ गया, और डैडी को फीवर आया तो डैडी के 1 दिन के बाद ही मम्मी को फीवर आ गया। अब ये टेंशन कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, और उस रिकवर नहीं हुआ है, और डैडी मम्मी को भी फीवर आ गया, और तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए कि अब करें क्या। तो छोटा वाला भाई 5 to 6 डेज रिकवर होने लगा था, करीब उसको 1 वीक से ज़्यादा हो गया था, तब डैडी मम्मी को फीवर आया। तो इस कंडीशन में हमें ये टेंशन था कि ये अभी रिकवर हो रहा है और डैडी मम्मी को प्रॉब्लम हो गई है, तो कहीं इसको फिर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। वो भी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन उसने डैडी मम्मी का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। डैडी मम्मी को मेडिसिन से लेके, खाने से लेके, उसने अपनी प्रॉब्लम भूल कर डैडी मम्मी की सेवा में लग गया वो। और बाकी चीज़ें उसको फिर हम लोग लगभग ठीक हो चुके थे, तो पूरी तरह ठीक नहीं थे लेकिन ठीक थे फिर भी। तो सारी मेडिसिन वगैरह हम लोग अरेंज करते रहे कि उसको बाहर नहीं निकलने दिया। अब हमने गैस सिलेंडर ले लिया है और हम लेकर अब निकलते हैं, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर उनको पहुंचा देते हैं। हमने अब सिलेंडर ले लिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया है। अब हम ये सिलेंडर उनको देने के लिए जा रहे हैं। उनकी मदर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो बात हमारी अधूरी रह गई थी अब हम उसको कंप्लीट करते हैं। ट्रैफिक वो रिकवर पूरी तरह से हो ही नहीं पाया था अभी, जब तक कि ये प्रॉब्लम आ गई। तो उस टाइम ये लगने लगा कि भगवान ऐसी क्या गलती हुई है कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ, कि पूरी फैमिली में सब लोग बीमार हो गए। तो उस समय हम लोग भी रिकवर हो ही चुके थे 90%। तो फिर इस लाइक में था कि बाहर जाकर मेडिसिन वगैरह लाकर उनको दे सकूं, और तो मेडिसिन वगैरह मैं पहुंचा दिया करता था। तो सारा ट्रीटमेंट, यानी वो कहते हैं कि लोग कोविड में अपनों से भी दूरी बना लेते हैं, लेकिन छोटे वाले भाई ने अपनी सारी प्रॉब्लम भूलकर डैडी मम्मी को हर चीज़, उनको जगह से टाइम से मेडिसिन, खाना पीना सब कुछ उसने किया। तो फिर क्या हुआ कि करीब 1 वीक में डैडी मम्मी को भी रिलैक्स मिल गया, लेकिन 2 दिन के बाद मम्मी की थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब होने लगी। डैडी रिकवर हो गए थे, मम्मी भी रिकवर, लेकिन 2 दिन के बाद मम्मी को फिर फीवर आया। तो उस समय हॉस्पिटल्स की कंडीशन थी, हम लोग हॉस्पिटल्स भी नहीं जा सकते थे, और लोग सजेस्ट भी कर रहे थे कि आप हॉस्पिटल मत जाओ। तो मेरा एक फ्रेंड है नवीन कौशिक, वो भी कोविड से इन्फेक्टेड था, और उसको कोविड निमोनिया हो गया था, और उसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो
उसके किसी फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया, एक डॉक्टर है जोधपुर में, विवेक सिमनानी, तो उसने उससे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली और तो उसकी मेडिसिन से उसको एकदम रिलीफ हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले ले। तो फिर मैंने उनसे कंसल्टेंसी ली, तो उन्होंने मम्मी की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बोली, डैडी मम्मी की, तो CRP टेस्ट वगैरह कराया, CT स्कैन वगैरह के लिए बोला। तो CT स्कैन तो मैंने नहीं करा पाया क्योंकि वो एजेड थे और वहाँ सारे कोविड पेशेंट ही आ रहे थे। तो मैंने CRP टेस्ट कराया, मैंने लैब से घर पर ही बुला लिया उनको, तो वो घर से सैंपल लेके चले गए थे। तो हुआ ये कि जब मम्मी का CRP टेस्ट हुआ तो मम्मी का जो CRP लेवल था वो 44, तो 44 था, तो और डैडी का बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर को भेजी। तो करीब 25 दिन से हम ये सब लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, सब लोग सही हो रहे हैं तो खुश हो रहे थे, लेकिन मम्मी की जब ये प्रॉब्लम पता लगी तो और दिमाग में टेंशन हो गया। फिर मैंने ऑनलाइन डॉक्टर को वो रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट चेक करी। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर का कॉल आता है मेरे पास, वो बोलता है कि आप एक काम करिए कि मम्मी को अभी कोविड निमोनिया तो नहीं हुआ है, लेकिन इनको इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो फिर भी आप मतलब थोड़ी सी सेफ्टी के पर्पज़ से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का अरेंजमेंट करके रखिए घर पर ही, हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है। तो ये सब जब उसने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, ये सब हो सकता है, तो उस समय समझ लीजिए कि मेरे एकदम होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए कि उस समय ये कंडीशन थी कि मेरे कई फ्रेंड्स थे, उनको ऑक्सीजन के लिए मेरे पास खुद कॉल आ रहा था और मैं उनके लिए ऑक्सीजन अरेंज नहीं कर पा रहा था, जबकि एक सिलेंडर बड़ी मुश्किल से किसी को अरेंज करके दिया था। तो उस समय ये कंडीशन थी कि अब मैं क्या करूं कि सिलेंडर कहाँ से अरेंज करूं। लेकिन कहते हैं ना कि आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो कुछ अरेंजमेंट हो ही जाता है। तो मेरे एक परिचित थे जिनको मैं सिलेंडर वापस करने जा रहा हूँ, महीने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इनको कॉल किया, बोले कि ऐसे से अगर आपकी फैक्ट्री में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हो तो मुझे बहुत अर्जेंट है, मतलब मुझे इमीडिएट वो चाहिए सिलेंडर जो है। तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि मेरे फैक्ट्री में सिलेंडर है, आप एक काम करो, आप इसको उठवा लो, जब चाहो तब उठवा लो। तो मैंने देरी ना की और जल्दी से मैं गया और वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया। तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके रखो, हम कोशिश करेंगे ये सब नौबत ना आए, लेकिन लास्ट टाइम पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके रखना। तो जब वो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन भगवान का शुक्रिया करूँगा कि उस समय बिल्कुल ये कंडीशन थी कि मम्मी कैसे जल्दी ठीक हो। तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, 2 दिन के बाद जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, 2 दिन के बाद मम्मी को रिलीफ होना चालू हो गया। और आफ्टर 3 डेज हम लोगों ने फिर दोबारा से CRP चेक कराया, और तो आफ्टर 3 डेज मम्मी का CRP लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भगवान ने बहुत मदद की कि हम इस प्रॉब्लम से निकले। फिर अब ये है कि अब वो फैमिली में डैडी मम्मी सब लोग बिल्कुल ओके हैं। तो बस भगवान का शुक्रिया है कि सब लोग सही हो गए। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानने वाले परिचित हैं आपकी, जिनसे फ़ोन पर बात हो रही है और पता लग रहा है कि 1 वीक के बाद वो एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत टफ टाइम है। भगवान से प्रार्थना करेंगे सब लोग इस टफ टाइम से निकलें, सब चीज़ नॉर्मल हो। और मैं सबसे ये बोलूँगा कि आपके जान पहचान में, आपके पड़ोस में जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या किसी का हस्बैंड नहीं रहा, किसी के पेरेंट्स नहीं रहे, तो ऐसे लोगों की जो आपसे हो सके मदद करें। अभी हम कुछ फ्रेंड्स ने अभी डिसाइड किया है कि हम एक NGO बनाएंगे जिसमें इस तरीके के लोग हैं जिसकी किसी लड़की के पेरेंट्स हो गए, उसकी शादी होनी है, हम उसकी हेल्प करें। तो किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए कोई सोर्स नहीं है तो हम उसकी मदद करें। जिनके बेटे और नहीं है, बच्चे नहीं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं,
और उनका कोई नहीं है दुनिया में, तो हम उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करें। तो ये हम सब चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, तो वो ज़रूर होता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे जितने भी जानने वाले सब फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सब लोग ठीक हो जाएं। बस फ्रेंड्स, सब लोग ठीक रहें, बस भगवान से यही प्रार्थना है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैंने अपना एक 30 दिन का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम शेयर किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे कि आपको पसंद आए। थैंक यू।